हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं पॉलिटी की। और कल जो हमने सेशन किया था उनमें एक कमेंट आया हुआ था लास्ट वाले क्वेश्चन का, भारतीय में वित्तीय आपातकाल भारत के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? भारत में जो नियोजन की व्यवस्था है वो किस देश से प्रभावित है, अर्थात किस देश से इसको अपना लिया गया है नियोजन की व्यवस्था को? तो सोवियत संघ से नियोजन की व्यवस्था को अपना लिया गया है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य को मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो पहला ऑप्शन 1956, 1955, 1951, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? अर्थात किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। प्रथम कृषि पर आधारित रहा और दूसरा उद्योग धंधों पर आधारित रहा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन CSO भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब की गई? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1925 में की गई, 1931 में की गई, 1935 में की गई, 1950 में की गई। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में की गई PC महालनोबिस के द्वारा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पहला ऑप्शन है PC महालनोबिस, दूसरा MS स्वामीनाथन, तीसरा MN बोस, चौथा कोई नहीं। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालनोबिस के द्वारा किया गया। क्वेश्चन का सही आंसर है PC महालनोबिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज को हुआ? पहला है मक्का, दूसरा है चावल, तीसरा दलहन, चौथा गेहूँ। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज को हुआ? तो गेहूँ को हुआ। उसके बाद चावल को, गेहूँ को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यहाँ क्वेश्चन रहेगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध फल उत्पादन, शहद उत्पादन, दूध उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस क्वेश्चन की भी बात करेंगे। इसके जनक कौन है, इस क्वेश्चन को भी देखा जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के राजस्थान से, पहला ऑप्शन है, दूसरा गुजरात, तीसरा बिहार, चौथा केरल। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के गुजरात से हुई, भारत के गुजरात राज्य से हुई। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के गुजरात राज्य से हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक पहला ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, दूसरा MS स्वामीनाथन, तीसरा PC महालनोबिस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरू हुई थी? अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरू हुई थी? तो अमूल नामक सहकारी आंदोलन पहला है पटना, दूसरा है बरौनी, तीसरा आनंद, चौथा है ऑप्शन जयपुर। तो अमूल नामक सहकारी आंदोलन आनंद से शुरू हुई थी, जो गुजरात का एक क्षेत्र है, शहर है
गुजरात का एक शहर है आनंद, वहाँ से शुरू हुई थी अमूल नामक शाकाहारी आंदोलन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड मतलब किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड पहला ऑप्शन है अनाज उत्पादन, दूसरा दूध उत्पादन, तीसरा फूल उत्पादन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, पहला ऑप्शन है तिलहन, दूसरा है दलहन, चौथा है चावल। पहला दलहन, दूसरा तिलहन, पहला तिलहन, दूसरा दलहन, तीसरा चावल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अर्थात सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। तो जय जवान जय किसान का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति का वर्णन है। और ये क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन 12th के बुक से डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, 11th के पॉलिटिकल साइंस से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आप पॉलिटिकल साइंस को भी ध्यान से पढ़िएगा, उसमें फंडामेंटल राइट के साथ साथ डीपीएसपी का भी वर्णन किया गया है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भी वर्णन किया गया है। तो संविधान में किस अनुच्छेद में विदेश नीति का वर्णन है, तो संविधान के अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा कोई नहीं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति का वर्णन है, तो संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस भी बोलते हैं, इसको SAARC सार्क भी बोलते हैं, सार्क भी बोला जाता है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा है 1986, तीसरा 1990, चौथा 1989। तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में की गई। ठीक है, ये सार्क का पूरा नाम भी आपसे पूछता है, बोलता है सार्क के पूरे नाम एवं उनके देशों को लिखें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेरे एग्जामों में आया हुआ था, जब 2017 में मैं एग्ज़ाम दिया हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सार्क दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है। SAARC सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशिया एसोसिएट रीजन कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएट रीजन कॉरपोरेशन। ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, जिसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, सार्क का पूरा नाम है और इसमें 8 देश शामिल हैं। 8 देशों का नाम हम अभी थोड़ी देर में बता दिया जाएगा आपको। देख रहे हैं सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सार्क में कुल देशों की संख्या कितनी है। सार्क में कुल देशों की संख्या कितनी है, पहला है ऑप्शन 10, दूसरा 14, तीसरा 8, चौथा 9। तो सार्क में कुल देशों की संख्या 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ढाका, तीसरा काठमांडू, चौथा कोलंबो। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश,
दक्षेश का पहला सम्मेलन बांग्लादेश, दूसरा भारत, ऑप्शन पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो दक्षेश का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। दक्षेश का ये पहला सम्मेलन था जो बांग्लादेश में संपन्न हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ध्रुवीय देश विश्व किस देश का परिचायक है? एक ध्रुवीय देश विश्व किस देश का परिचायक है? तो एक ध्रुवीय देश विश्व किस देश का परिचायक है? तो पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, दूसरा है चीन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है अमेरिका। तो एक ध्रुवीय देश विश्व किस देश का परिचायक है? तो अमेरिका का परिचायक है। ठीक है, जिसे एक ध्रुवीयता का भी दौर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने की थी? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है शास्त्री जी, तीसरा है पटेल जी, चौथा है वाजपेयी जी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने दिया था? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही होना चाहिए, उसका समर्थन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है शास्त्री जी और चौथा है इंदिरा गांधी। तो भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही हो, इसका समर्थन नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला था धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और एक था निरपेक्षता शब्द, मतलब 3 शब्द जोड़े, बंधुता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और बंधुता शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा है 1976, तीसरा है 1977, चौथा है 1978। तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति से किनका नाम जुड़ा हुआ है? संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो संपूर्ण क्रांति से पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है राजेंद्र नारायण, तीसरा है जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति से जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब आंतरिक गड़बड़ी के नाम पे इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिससे काला दौर भी कहा जाता है, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है फरुखुद्दीन अली अहमद, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है ज्ञानी जैल सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 1975 में आपातकाल की जब घोषणा हुई तो उस समय भारत के राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इनके कहने पे ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन देखते हैं, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है बीपी सिंह, तीसरा है मोरारजी देसाई, चौथा है चंद्रशेखर। तो 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा है नीतीश कुमार, चौथा है इंदिरा गांधी, तीसरा है इंदिरा गांधी, चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था।
तो दोस्तों आज इतने सेशन को पूरा करते हैं और आप लास्ट में अपने कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन क्वेश्चन गलत हुए हैं। और एक क्वेश्चन आपको दिया गया था जिसके आंसर कमेंट बॉक्स में करने थे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।